नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शुरुआत करेंगे सिलसिलेवार खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की, जो भदोही से है। आज भदोही पहुंचेगी बीजेपी की जन विश्वास यात्रा। बड़ी खबर भदोही से आपको बता रहे हैं, आज बीजेपी की जन विश्वास यात्रा पहुंचने वाली है। आज 3 विधानसभा क्षेत्रों में रैली का आयोजन होगा। 28 दिसंबर को ज्ञानपुर के नारायण इंटर कॉलेज में जनसभा होगी। जन विश्वास यात्रा में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह जो कि कल ही उत्तर प्रदेश पहुंचे थे और 6 दिनों का यह दौरा है, और आज भदोही में जन विश्वास यात्रा में शामिल होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। एक स्टार प्रचारक के तौर पर भी अमित शाह जाने जाते हैं बीजेपी के। आज 3 विधानसभा क्षेत्रों में रैली का आयोजन किया गया है। बड़ी खबर भदोही से आपको बता रहे हैं, 28 दिसंबर यानी कि कल ज्ञानपुर के नारायण इंटर कॉलेज में जनसभा होने जा रही है और जन विश्वास यात्रा में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज प्रतापगढ़ दौरा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रतापगढ़ जाएंगे। जन विश्वास यात्रा में शामिल होंगे सीएम। लालगंज के नयापुरवा में मुख्यमंत्री की जनसभा प्रस्तावित है। देखिए, तस्वीरें भी सामने आई हैं किस तरह से दौरे से पहले आयोजन स्थल पर तमाम तैयारियां की जा रही थी और जनसभा में सीएम लोगों को संबोधित करेंगे। डीएम और एसपी ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। 554 करोड़ की लागत से 378 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके साथ ही जो जन विकास यात्रा चल रही है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। इसमें हमारे जनपद के विभिन्न अंचलों से जो हमारे योजनाओं के लाभार्थी हैं उनको भी बुलाया गया है। हमारा जो जनसभा को कराने के लिए जो जर्मन हैंगर है वो लगाया जा रहा है। इसके अलावा कार्यक्रम स्थल पर ही हेलीपैड बनाया जा रहा है ताकि बहुत दूर आवागमन के लिए ना जाना पड़े। और इसके साथ साथ जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके लिए भी मजिस्ट्रेट ड्यूटी के साथ ही जो पुलिस की ड्यूटी है वो भी चाकचौबंद ड्यूटी लगाई जाए। और मुख्यमंत्री के इस दौरे को लेकर तमाम क्या तैयारी की गई, जान लेते हमारे सहयोगी विकास गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, कहीं ना कहीं कहा जाए तो मिशन यूपी के तहत हम देख रहे हैं लगातार बड़े आयोजन हो रहे हैं जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद शामिल हो रहे हैं। आज का जो कार्यक्रम होने वाला है उसके लिए क्या तमाम तैयारियां की गई हैं, कब तक इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी, साथ ही क्या कुछ खास इस पूरे आयोजन में देखने को मिलेगा? जी विकास। खास विधानसभा क्षेत्र में आज जो है यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का जो है दौरा है, जहाँ पे नया कपरवा एक गांव है जहाँ पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है कार्यक्रम की तैयारियां पूरे जोरों शोरों में की जा चुकी है और बाकी यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद हो चुकी है। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि विशेष बात यहाँ की है, रामपुर खास एक जो है कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, जो कि 1980 से ये कांग्रेस का गढ़ है और 1980 से ये कांग्रेस यहाँ पर हावी है। यहाँ पर आज कई सालों बाद जो है यूपी के सीएम आ रहे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो है आज जो है नया कपरवा में जो है पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। उसी के बाद करीब 12 बजे जो है यहाँ पर जो है योगी आदित्यनाथ पहुंच जाएंगे। उसी के बाद जो है यहाँ पर जन यात्रा निकाली जाएगी। जी विकास, इसके साथ ही यदि हम देखें तो कितना दौरा ये अहम हो सकता है बीजेपी के लिए, और क्या मिशन यूपी से सीधे तौर पर इस आयोजन को देखा जा सकता है? क्योंकि जब जब हम देखते हैं कि चुनाव नजदीक होते हैं तब विकास का सौगात का पिटारा सरकार की तरफ से खोला जाता है, और आज जिन तमाम विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास होने जा रहा है विकास, वो किस तरह से उपयोगी साबित हो सकते हैं वहां की क्षेत्रीय जनता के लिए? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे जिस तरीके से यहाँ पर आज जो है 554 करोड़ की लागत से जो है 378 विकास परियोजनाओं की जो है सौगात सौंपेंगे यहाँ की जनता को। चलिए, बहुत शुक्रिया विकास आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले साल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आज एक बड़ा ऐलान हो सकता है। चुनाव आयोग और स्वास्थ्य मंत्रालय की अहम बैठक होने जा रही है। बताया यह जा रहा है कि बैठक में 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए मौजूदा कोरोना के हालातों पर चर्चा होगी। चुनाव आयोग स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण से कोविड स्थिति का जायजा लेगा। बैठक में कई अधिकारी शामिल होंगे। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीएम मोदी और चुनाव आयोग से कोरोना के हालात देखकर विधानसभा चुनावों को फिलहाल टालने की अपील की थी। इसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ने अगले सप्ताह उत्तर प्रदेश का दौरा कर हालात का जायजा लेने के बाद कोई फैसला करने की बात कही थी। आयोग चुनाव पूर्व की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहले ही पंजाब, गोवा और उत्तराखंड का दौरा कर चुका है। मंगलवार को यूपी का दौरा होना है। बताया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन प्रचार, मतदान के दिनों और मतगणना की तारीखों के लिए अपने कोविड प्रोटोकॉल में सुधार को लेकर सुझाव भी मांग सकता है।
और सीधा रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्पर्श, जिस तरह से हाल ही में कोर्ट ने कहा था कि सरकार यदि चुनाव को टाले तो बेहतर होगा, क्योंकि लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, खासकर जिस तरह से हमने देखा ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट आया है वो बहुत तेजी से फैल रहा है। कहीं ना कहीं अंदाजा ये भी है विशेषज्ञों का स्पर्श की फरवरी में ये पीक पर होगा। ऐसे में जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे, निश्चित तौर पर बड़ी रैलियां होंगी, आयोजन होंगे, इस लिहाज से सरकार को तो पुनर्विचार करना ही चाहिए। लेकिन अभी जो बैठक होने जा रही है उसमें क्या कुछ बड़ा ऐलान भी संभव है? देखिए, अगले साल होने वाले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के संदर्भ में आज चुनाव आयोग स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करता हुआ नजर आएगा। हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण के साथ ये बैठक जो है होने वाली है और किस तरीके की परिस्थितियां कोविड की इन राज्यों में देखने को मिल रही है उसके संदर्भ में एक रिपोर्ट जो है स्वास्थ्य विभाग से जो है कहीं ना कहीं चुनाव आयोग जो है देखता हुआ नजर आएगा, ताकि जो रणनीति है चुनाव कराने को लेकर वो आज जो है चुनाव आयोग जो है अपनी तरफ से तैयार कर सके। इसके साथ साथ क्या कुछ रेस्ट्रिक्शन जो है लगाई जा सकती हैं या फिर किस तरीके से चुनाव जो है आने वाले समय में 5 राज्यों में कराए जा सकते हैं, उसको लेकर जो है आज की ये बैठक जो है काफी अहम मानी जा रही है। चुनावी रैलियों के संदर्भ में किस तरह के प्रिकॉशन लिए जा सकते हैं, क्या चुनावी रैलियों की जो भीड़ की संख्या होती है उसको सीमित किया जा सकता है, या फिर चुनावी रैलियों का किस तरीके का प्रारूप हो सकता है, चुनाव प्रचार का किस तरीके का प्रारूप हो सकता है, इन तमाम मसलों को लेकर जो है आज की ये बैठक जो है काफी अहम मानी जा रही है। अब से कुछ ही देर बाद जो है ये बैठक जो है चुनाव आयोग और जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं उनके बीच होती हुई नजर आएगी। ऐसे में 5 राज्यों में चुनाव को लेकर आज की ये बैठक जो है काफी अहम है। कई बड़े निर्णय जो है इस बैठक के बाद लिए जा सकते हैं। निश्चित तौर पर इस बैठक के बाद कई अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। स्पर्श, एक बात यह भी है कि जिस तरह से बात सामने आई कि कोविड-19 प्रोटोकॉल में सुधार, अब सुधार से क्या माना जाए, क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी रैलियां होती हैं, आयोजन होते हैं, वहां पर तमाम जो कोरोना के लिए प्रोटोकॉल पालन करने होते हैं। स्पर्श, किसी से भी छिपा नहीं है कि राजनीतिक पार्टियों के आयोजन में ही उसकी सबसे ज्यादा धज्जियां उड़ाई जाती हैं। ऐसे में यदि राजनीतिक पार्टियां सहमत नहीं होती इन प्रोटोकॉल से, तो क्या यह भी हम कह सकते हैं कि पार्टियों के पास भी कोई विकल्प नहीं होगा आगामी समय तक चुनाव टालने के लिए? और देखिए, इस पे डिपेंड करेगा कि चुनाव आयोग जो है किस तरीके का निर्णय लेता है। इससे पहले भी हमने देखा था कि कोविड के जब मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे थे तो पिछले दिनों जो उपचुनाव हुए थे उसमें भी जो है कहीं ना कहीं जब कोविड के मामले ज्यादा देखने को मिले थे तो रिस्ट्रिक्शन जो है चुनाव प्रचार में केंद्रीय चुनाव आयोग है उसकी तरफ से जो है लगाया गया था। ऐसे में तमाम पार्टियों ने वो रिस्ट्रिक्शन जो है कहीं ना कहीं माने थे। और अब ओमिक्रॉन वेरिएंट जिस तरीके से तेज गति से फैलता हुआ नजर आ रहा है, कल लगभग 350 के आसपास मामले थे और आज जो है 578 के आसपास मामले जो है हो गए हैं। तो ऐसे में ये आज जो है चुनावी रैलियां जो है कहीं हॉटस्पॉट साबित ना हो जाए, उसको लेकर जो है चुनाव आयोग कहीं ना कहीं चिंतित है। कोर्ट भी जो है इस बारे में बोल चुका है और इसी को लेकर जो है आज की ये बैठक जो है कहीं ना कहीं की जा रही है। ऐसे में जब चुनाव आयोग किसी तरीके के प्रतिबंध लगाएगा तो वो जो है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है उनके लिए सर्वमान्य होगा। ऐसे में डिपेंड ये करता है कि किस तरीके के हालात आने वाले समय में कोविड को लेकर बनते हुए नजर आ सकते हैं। जिस तेज गति से मामले एक बार फिर से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि कहीं ना कहीं अब ये बैठक करना भी बहुत अहम हो गया है, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरह से चुनाव होने में, ऐसे में कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो, तमाम तैयारियों के बीच कहीं लोगों की जान के साथ खिलवाड़ न हो जाए, ये भी देखना बहुत जरूरी होगा। बहुत शुक्रिया स्पर्श आपका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी सियासी दल चुनावी बिसात बिछाने में लगे हुए हैं। सभी सियासी दलों की नजरें उत्तर प्रदेश की 86 सुरक्षित सीटों पर टिकी हैं। ऐसे में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी का पूरा फोकस प्रदेश की सुरक्षित सीटों पर है। बसपा सुप्रीमो मायावती यूपी की सुरक्षित सीटों पर अपना ध्यान केंद्रित किए हुए है। ऐसे में आज बसपा की दूसरी रैली गोंडा के मनकापुर में आयोजित की गई है। पार्टी सुप्रीमो के निर्देश पर बसपा नेता इन सुरक्षित विधानसभा क्षेत्रों में रैलियां कर पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का काम करेंगे और इस रैली को पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा संबोधित करेंगे। कन्नौज के इत्र कारोबारी पीयूष जैन को टैक्स चोरी के आरोप में कानपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। जीएसटी इंटेलिजेंस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। आरोपी को आगे की कार्रवाई के लिए कानपुर से अहमदाबाद ले जाने की संभावना है।
अब तक की छापेमारी के दौरान उनके पास से 257 करोड़ कैश और ज्वेलरी बरामद की गई है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के अफसरों के अनुसार जैन को सीजीएसटी एक्ट की धारा 59 के तहत गिरफ्तार किया गया है। एजेंसियों की कार्रवाई के दौरान कारोबारी जैन के घर के अंदर तहखाना मिला और एक फ्लैट में 300 चाबियां मिली। इस बरामदगी पर डीजीजीआई की तरफ से अधिकृत जानकारी आनी बाकी है। और इस खबर पर हमारे सहयोगी अभिनव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिनव, कहीं ना कहीं इस पूरी कार्रवाई को अब तक की देश की सबसे बड़ी आयकर चोरी की कार्रवाई के तहत भी देखा जा रहा है। सबसे पहले यह भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से आरोपी पीयूष जैन की गिरफ्तारी हुई और अब तक क्या कुछ मिला टीम को। देखिए, जिस तरह से इतनी संपत्ति मिली, इतना कैश मिला और ज्वेलरी मिली, इसके बाद वो अपने नकदी और कमाई का स्रोत अभी तक डीजीजीआई की टीम को स्पष्ट रूप से नहीं बता पाए थे, जिसके बाद कल देर रात सेंट्रल जीएसटी के डीजी ने उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि कर दी थी और अब से कुछ ही देर में कानपुर की जो कोर्ट है, रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने उनको पेश किया जाएगा। सेंट्रल जीएसटी की टीम चाह रही है कि पीयूष जैन की रिमांड लेकर बाकी के जो इनके ठिकाने हैं वहां पर भी आगे की कार्रवाई की जा सके। फिलहाल गिरफ्तारी हो चुकी है और अब से कुछ ही देर में पीयूष जैन को कानपुर कोर्ट में सेंट्रल जीएसटी की टीम पेश करने के लिए आने वाली है। बिल्कुल। अभिनव, क्या इस तरह की भी कोई जानकारी मिली है कि पीयूष जैन का कोई और सहयोगी भी था जो इस तरह से गतिविधियों में उसके साथ संलिप्त था? क्योंकि 257 करोड़ की जिस तरह से नकदी मिली है, ज्वेलरी मिली है, तमाम दस्तावेज मिले हैं, ऐसे में यह मानना थोड़ा कहीं ना कहीं मुश्किल लगता है कि एक व्यक्ति ही इतनी संपत्ति का अकेला मालिक हो सकता है जब तक कि उसका कोई साथी ना हो। तो क्या इस तरह की कोई जानकारी को टीम को मिल पाई है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि कई ऐसे दस्तावेज मिले हैं और कई ऐसे कारोबारियों के नाम भी सेंट्रल जीएसटी की टीम को मिले हैं, जिन पर कहीं ना कहीं अब सेंट्रल जीएसटी की टीम की नजर बिल्कुल होगी। क्योंकि जिस तरह से पीयूष जैन साधारण व्यक्ति की तरह रहता था, एक पुराने स्कूटर से चलता था और बाहर आने जाने के लिए पुरानी सेंट्रो कार का प्रयोग करता था, तो किसी को भी अंदाजा लगाना बड़ा ही मुश्किल हो रहा है कि 257 करोड़ कैश एक ऐसे आम व्यक्ति के पास कैसे निकल सकता है। और लगभग 400 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के कागजात भी बरामद हुए हैं। तो सेंट्रल जीएसटी की टीम अभी कोर्ट में पेश करने के बाद जब पीयूष जैन की रिमांड मिल जाएगी, इसके बाद आगे की परतें खुलती चली जाएंगी और कड़ी से कड़ी इसमें कई ऐसे और कारोबारियों के भी नाम आ सकते हैं जो पीयूष जैन से जुड़े हुए माने जा रहे हैं। बिल्कुल, इस खबर पर आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया अभिनव आपका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। बढ़ते हैं आगे। बीजेपी की जन विश्वास यात्रा आज कचला होते हुए बदायूं में प्रवेश करेगी। जन विश्वास यात्रा का नेतृत्व प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य करेंगे। वो आज सुबह करीब 11 बजे यानी कि थोड़ी देर बाद कचला पहुंच जाएंगे। यहां से जन विश्वास यात्रा में शामिल होंगे। उनके साथ ही केंद्रीय विधि और सामाजिक न्याय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल, प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह, सांसद संघमित्रा मौर्य, जिला प्रभारी राकेश मिश्रा और जिला अध्यक्ष राजीव गुप्ता भी रहेंगे। आपको बता दें कि जन विश्वास यात्रा 27 और 28 दिसंबर को जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में भ्रमण करेगी। बताया जा रहा है कि यात्रा सुबह 11 बजे कचला से शुरू होगी। इसके बाद करीब 12:15 पर उजानी घंटाघर पहुंचेगी। बरी बाईपास संजरपुर होते हुए बिलसी नगर में दोपहर 1:30 बजे यात्रा प्रवेश करेगी। यात्रा भ्रमण के बाद रात्रि में एक होटल में विश्राम के बाद मंगलवार यानी कि 28 दिसंबर सुबह 10 बजे फिर से इस्लामिया मैदान में पहुंचेगी। भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदेश में चलाई जा रही जनविश्वास यात्रा के कार्यक्रम के तहत बुलंदशहर की डिबाई विधानसभा में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा ने जनसभा की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह सोमवार यानी आज डिबाई विधानसभा में हेलीकॉप्टर से दोपहर में पहुंचेंगे। भीमपुर चौराहे पर विश्वास यात्रा के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष की जनसभा को सफल बनाने के लिए तैयारी पूरी कर ली है। बताया जा रहा है कि जनसभा में रिटायर्ड जनरल वीके सिंह और भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल भी जनसभा को संबोधित करेंगे। डिबाई विधानसभा के दौरान दौलतपुर में जनविश्वास यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम प्रस्तावित था, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी थी। लेकिन 3 दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनपद भ्रमण का कार्यक्रम स्थगित हो गया। अब डिबाई विधानसभा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जनसभा को संबोधित करेंगे। अंबेडकर नगर जिला कार्यालय पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होने जा रही है। अंबेडकर नगर जिला कार्यालय पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होने जा रही है। जलालपुर में बीजेपी किसान मोर्चा सम्मेलन में शामिल होंगे। किसानों के हित में किए गए कार्यों की जानकारी देंगे। किसानों से बीजेपी की मजबूती के लिए आह्वान भी किया जाएगा।
बढ़ते हैं आगे। देहरादून से खबर है, जहां सैन्यधाम निर्माण को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी की समीक्षा बैठक होने जा रही है। सैन्यधाम निर्माण को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की समीक्षा बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री आवास में इस बैठक का आयोजन किया गया है। 15 दिसंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्यधाम का शिलान्यास और भूमि पूजन किया था। सैन्यधाम में एक भव्य और दिव्य शौर्य स्तूप बनेगा। लाइट एंड साउंड शो, वीर गाथाओं के प्रसारण हेतु थिएटर होगा। संग्रहालय का भी निर्माण किया जाएगा। भारतीय थल सेना का प्रतीक टैंक होगा। वायुसेना का प्रतीक लड़ाकू विमान भी होगा। नौसेना के प्रतीक विसल सैन्यधाम में होंगे। दिवंगत सीडीएस विपिन रावत के नाम पर प्रवेश द्वार बनाया जाएगा। कहीं ना कहीं एक तरह से श्रद्धांजलि देने की कोशिश भी उन्हें इसके द्वारा की जाएगी। सीधा रुख करेंगे, हमारे सहयोगी अजीत कांबोज हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अजीत, कहीं ना कहीं देखा जाए तो देश के लिए एक बड़ी दुर्घटना हम कह सकते हैं जो 8 दिसंबर को सामने आई थी। अब कहीं ना कहीं शहीदों को श्रद्धांजलि देने के अनुरूप ही हम कह सकते हैं कि इस तरह का फैसला किया गया है कि जिस तरह से सैन्यधाम का निर्माण होगा, प्रवेश द्वार सीडीएस प्रमुख के नाम पर होगा। क्या कुछ और भव्य इसके तहत होने जा रहा है? बिल्कुल, अगर उत्तराखंड प्रदेश की बात की जाए तो उत्तराखंड के 17% से ज्यादा लोग भारतीय सेना का हिस्सा है। तो ऐसे में उत्तराखंड की सैन्य पृष्ठभूमि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी काफी इत्तेफाक रखते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही यह ड्रीम प्रोजेक्ट था कि उत्तराखंड में सैन्य धाम का निर्माण किया जाए और 5वें धाम की संज्ञा प्रधानमंत्री की तरफ से सैन्य धाम को दी गई थी। इसके बाद से ही तेजी से इस चीजों को लेकर यहाँ पर कार्य चल रहा है और 15 दिसंबर को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य धाम का शिलान्यास और भूमि पूजन किया था, जिसके बाद से ही निर्माण में और तेजी आई है। और आज की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि सैन्य धाम का जो भूमि पूजन शिलान्यास हो चुका है उसके आगे प्रगति क्या है, जो यहाँ पर निर्माण कार्य होने हैं उनकी क्या स्थिति है, चुनावी आचार संहिता कुछ समय बाद प्रभावी होनी है तो उससे पहले क्या कुछ चीजें जो सरकार के माध्यम से यहाँ पर दी जा सकती है या शासनादेश जारी किए जा सकते हैं। तो इन तमाम व्यवस्थाओं को लेकर यहाँ पर सरकार की तरफ से समीक्षा बैठक की जा रही है। और जिस तरह से दिवंगत सीडीएस जनरल विपिन रावत की अगर बात की जाए, वो उत्तराखंड से ही बिलोंग करते थे और उत्तराखंड में काफी लगाव भी था उनका। तो ऐसे में सैन्य धाम का जो प्रवेश द्वार है वो जनरल दिवंगत सीडीएस विपिन रावत जी के नाम पर रखने का यहाँ पर घोषणा की जा चुकी है और उसका निर्माण कार्य भी पूरी तेजी से यहाँ पर चल रहा है। तो कहीं ना एक श्रद्धांजलि होगी जनरल विपिन रावत को, साथ ही सैन्य धाम में तमाम जो वीर शहीद हुए हैं उनकी शौर्य गाथाओं का भी उल्लेख किया जाएगा और कैसे ये आने वाले समय में युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है, इसका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। बिल्कुल अजीत, जहां तक इसके हम निर्माण की बात करें तो कब तक इसका जो पूरा निर्माण है, एक जो पूरा स्वरूप है, वो सामने आने के आसार हैं? बिल्कुल, अगर सैन्यधाम निर्माण की बात की जाए तो 2 साल का इसका टाइम फ्रेम तय किया गया है और इसको लेकर सरकार का काम जो है वो भी युद्ध स्तर पर जारी है। 15 दिसंबर को इसकी यहाँ पर भूमि पूजन और शिलान्यास खुद केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। तो इस समय सरकार की कोशिश भी होगी कि तय समय के भीतर इसका निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाए। हालांकि थोड़ी बहुत जो दिक्कतें हैं उनको दूर करने की कोशिश सरकार स्तर पर चल रही है और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी का यह विधानसभा क्षेत्र भी पड़ता है। तो ऐसे में वो खुद इसमें लगातार दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं, खुद ग्राउंड जीरो पर इस कार्य की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एक तरह से ड्रीम प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है और इसको ग्राउंड लेवल पर पूरा करने की जिम्मेदारी उत्तराखंड सरकार की और इसको लेकर यथासंभव कार्य भी किए जा रहे हैं। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया अजीत आपका हमसे जुड़कर तमाम जानकारी दर्शकों तक भी पहुंचाने के लिए। बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पिथौरागढ़ जनपद के गंगोली घाट जाएंगे। इस दौरान वो हाट कालिका मंदिर में दर्शन और पूजन करने के बाद रायका खेल मैदान पहुंचेंगे, जहां विधानसभा क्षेत्र की कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके बाद करीब 2 बजे देहरादून के लिए वो रवाना होंगे। उत्तराखंड की ऊंची चोटियों में बर्फबारी जारी है। आज सवेरे ओली और बद्रीनाथ में बर्फ गिरी। कल भी प्रदेश के ऊपरी हिस्सों में हिमपात हुआ। कल अधिकतर इलाकों में दिन भर बादल छाए रहे। वहीं चारों धाम सहित ऊंची चोटियों पर हिमपात भी हुआ। मौसम में आए इस बदलाव से राज्य में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। आपको बता दें कि रविवार को केदारनाथ में दिन भर रुक रुक कर बर्फबारी होती रही। इस दौरान अधिकतम पारा 1 डिग्री और न्यूनतम -15 डिग्री दर्ज किया गया। पहाड़ों की रानी मसूरी की मॉल रोड में आज से 3 दिवसीय उत्तराखंड फूड फेस्टिवल का आयोजन का आगाज होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में मास्टर शेफ पंकज भदौरिया भी शिरकत करेंगी। आपको बता दें कि यह फेस्टिवल सुबह 11 बजे से शाम 7:30 बजे तक चलेगा, जिसमें पर्यटक उत्तराखंड के कई पारंपरिक पकवानों का लुत्फ उठा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर सुरक्षा को लेकर पुलिस ने भी पुख्ता इंतजाम कर रखा है।
और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे इमरान हुसैन। 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे इमरान हुसैन। दौरे के आखिरी दिन जनसभा को भी संबोधित करेंगे। हरिद्वार में अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में जनसभा होने जा रही है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खबरों का सफर लगातार जारी है जनता टीवी पर। नमस्कार।